नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आपनो राजस्थान पर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये बात कही थी कि आज हम 11 बजे एक टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। जो जितना अब तक हमने पढ़ा है उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज भी करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए हम कौन कौन से टेस्ट पेपर के लिए हो रहे हैं। फटाफट सेशन को लाइक शेयर कर दो मेरे नौजवान साथियों। तो एक तो हम बात करें कि हमने नियम 1 से 6 याद रखिएगा। उसके बाद की हमने बात कर ली नियम नंबर 7 परिभाषाओं से, नियम नंबर 8 से 8-23 बी तक की हमने बात कर ली। इन सब के आज हम टेस्ट पेपर देखने वाले हैं, तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं फटाफट तरीके से और चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लें। खम्मा गणी, राम राम, नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार सभी का नमस्कार है, सभी को कूल, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा बेहतरीन तरीके से। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारी स्क्रीन पर आने वाला है और ये रहा पहला क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इतनी जल्दीबाजी मत करिएगा और ध्यान से देखिए। पदाधिकार के निलंबन का प्रावधान किस नियम में है? पदाधिकार के निलंबन का जो प्रावधान है वह किस नियम में है, जल्दी से बताइए। पदाधिकार के निलंबन का जो प्रावधान है वह कौन से नियम में है? नियम नंबर 17, नियम नंबर 18, नियम नंबर 19 और नियम नंबर 20। पदाधिकार का निलंबन, हाँ, पदाधिकार का जो निलंबन है वह कौन से नियम में है? पदाधिकार का निलंबन, हाँ, जल्दी से बताइए। तो नियम नंबर 17, नियम नंबर 18, नियम नंबर 19 और नियम नंबर 20। पदाधिकार का स्थानांतरण, पदाधिकार का स्थानांतरण कौन से नियम, पदाधिकार के निलंबन का प्रावधान किसमें है बताइए। हाँ, तो इसका सही जवाब है नियम नंबर 17। नियम नंबर 17 में पदाधिकार का निलंबन है। नियम नंबर 18 की अगर हम यहां पर बात करने की कोशिश करें तो यह कहता है पदाधिकार का समाप्त करना। पदाधिकार का समाप्त होना, क्या होना? पदाधिकार का समाप्त होना हमें क्या कहता है? नियम नंबर 18 हमें पदाधिकार के समाप्त होने की जानकारी देता है। पदाधिकार का स्थानांतरण भी होगा। पदाधिकार का क्या होगा? पदाधिकार का स्थानांतरण भी होगा, याद रखिएगा। शायद से उस राज्य सरकार कर सकती है हित में पदाधिकार का स्थानांतरण, पदाधिकार का हस्तांतरण, पदाधिकार का जो हस्तांतरण है वह भी इसी से संबंधित है। ठीक है। नियम नंबर 20 हमने भैया कर्मचारी का ही ट्रांसफर कर दिया है। हमने किसका ट्रांसफर कर दिया है? हमने तो भैया मेरे नौजवान साथियों हमने तो कर्मचारी का ही ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण, राज्य कर्मचारी का हस्तांतरण, राज्य कर्मचारी का हस्तांतरण। तो पदाधिकार का निलंबन नियम नंबर 17 में, पदाधिकार समाप्त हो गया, ठीक है, उसको हटा दिया। पदाधिकार का समाप्त होना नियम नंबर 18 को रिलेट करेगा। पदाधिकार का हस्तांतरण करना, पदाधिकार का क्या करना? हस्तांतरण या स्थानांतरण करना, सॉरी, स्थानांतरण यह किससे संबंधित है? यह नियम नंबर 19 को रिलेट करता है। और नियम नंबर 20 हमें बताता है कि वो किसकी जानकारी देता है? नियम नंबर 20 राज्य कर्मचारी का हस्तांतरण, यानी कि राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण नियम नंबर 19 के समान। किसके समान? नियम नंबर 19 के समान। नियम नंबर 19 के समान हमें इसकी जानकारी मिलती है, नियम नंबर 19 के समान। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, सभी का लगभग सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है? कर्तव्य के संपादन से, विभागाध्यक्ष के आदेश से, अधिकार से या आवश्यकता अनुसार? अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है बताइए। अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है, जल्दी से बताइए। हाँ, हाँ, अवकाश का जो अर्जन है वो किस प्रकार किया जाएगा? हाँ देखो, अवकाश से दो परिभाषा निकलती है, पता होगा आपको। अवकाश से दो परिभाषाएं निकलती है, एक तो 7-15 और एक है 7-16।
जो अवकाश है वह उसके खाते से दिया जाएगा। अवकाश जो है मेरे नौजवान साथियों जो है वो उसके खाते से दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अवकाश का वेतन, अवकाश वेतन जिस प्रकार की प्रवृत्ति से अवकाश लिया गया है, जिस प्रवृत्ति का अवकाश लिया गया है उसी प्रकार का अवकाश वेतन होगा। यानी कि अवकाश की प्रवृत्ति, किसकी प्रवृत्ति दोस्तों? अवकाश की प्रवृत्ति, अवकाश की प्रवृत्ति। तो अवकाश की प्रवृत्ति के आधार पर लिया जाएगा, अवकाश की प्रवृत्ति के आधार पर। राम, अवकाश की प्रवृत्ति के आधार पर। जी हां दोस्तों, चलिए अवकाश की प्रवृत्ति के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? तो ये दोनों चीजें सही है। कर्तव्य संपादन से, विभागाध्यक्ष के आदेश से, तो कर्तव्य के संपादन से अवकाश का अर्जन जो है वह कर्तव्य के संपादन से किया जाएगा। दोस्तों अवकाश का अर्जन जो है वह कर्तव्य के संपादन से किया जाएगा। ठीक है। हाँ, कुछ थोड़ा वो कैमरा हमें ऐसा कह रहा था कि नहीं भैया मैं तुमसे थोड़ा नाराज हूँ, मेरे को क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा अटक सा जाता हूँ। कोई ना, छोटी मोटी बातें चलती रहती है। ठीक है, चलिए अभी मैंने सुना भी था, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परिवीक्षाधीन, परिवीक्षाधीन से क्या तात्पर्य है? परिवीक्षाधीन से क्या तात्पर्य है? प्रशिक्षु, पार्ट टाइम सलाहकार, एक व्यक्ति जिसे किसी सेवा के संवर्ग में स्थायी रिक्त पद के विरुद्ध नियमित रूप से चयन कर नियुक्त किया जाता है। यानी कि ये भी सही है। और दूसरा एक कंडीशन कि स्थायी नियुक्ति के तौर पर, स्थायी नियुक्ति के तौर पर प्रारंभिक 2 वर्ष हेतु अस्थायी रूप से, किससे दोस्तों? अस्थायी रूप से उसे नियुक्ति दी जाती है और फिक्स्ड मानदेय उसे दिया जाता है, फिक्स्ड मानदेय दिया जाता है। परिवीक्षाधीन, ठीक है। नियम नंबर 8 परिवीक्षाधीन, ठीक है। नियम नंबर 8A, नियम नंबर 8 है नियुक्ति के समय आयु, नियुक्ति के समय आयु क्या होगी? और नियम नंबर 8B कहता है नाम में परिवर्तन। क्या कहता है दोस्तों? नाम में परिवर्तन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? नाम में परिवर्तन की बात करेगा। तो एक व्यक्ति जिसे किसी सेवा के संवर्ग में स्थायी रिक्त पद के विरुद्ध नियमित रूप से चयन कर नियुक्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में जाना जाता है, जिसे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में जाना जाता है। वेरी गुड मेरे नौजवान साथियों। अगला प्रश्न देखिए, मानदेय से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत वेतन, परिकल्पित वेतन, विशेष वेतन। एक राज्य कर्मचारी को सामयिक अथवा कभी कभार प्रकृति के अतिरिक्त कार्य के लिए आवर्तक या अनावर्तक भुगतान करना मानदेय कहलाता है। क्या कहलाता है? मानदेय। बताइए, व्यक्तिगत वेतन, हाँ मैंने आपको बताया था मानदेय सदैव सरकारी कर्मचारी को अतिरिक्त सामयिक कार्य करने पर मानदेय दिया जाता है। मानदेय की परिभाषा की भी मैंने आपको बताई थी नियम नंबर 7 में। नियम नंबर 7 की मानदेय की जो परिभाषा है, मानदेय की जो परिभाषा है वो है 7-13 में। मानदेय की परिभाषा किसमें है दोस्तों? मानदेय की परिभाषा 7-13 में दी गई है। मानदेय की परिभाषा 7-13 के तहत दी गई है। हाँ,
व्यक्तिगत वेतन 7/27, असामयिक कटौती उसका पुनः भरण। मैंने बताया था 7/23 7/29 का बड़ा भाई है। अब 7/23 हमें क्या कहता है, 7/23 क्या कहता है, स्थानापन्न। 7/23 क्या कहता है, स्थानापन्न। हाँ, 7/23 हमें क्या कहता है, स्थानापन्न। स्थानापन्न की बात समझो। सबसे पहले 7/23 वापस देख लो। 7/23 का मतलब है स्थानापन्न। इतना ही लिखूंगा, बाकी बता रहा हूं। स्थानापन्न से आशय है कि आपको एक स्थायी पद पर आप नियुक्त हैं, परंतु आपको दूसरे पद का भी कार्यभार दे दिया गया है, यानी आपका स्थानापन्न दूसरी जगह भी कर दिया गया है। तो दो दो चीजों को आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बदले आपको वेतन दिया जा रहा है, वो कौन सा वेतन कहलाएगा, वो आपको परिकल्पित वेतन कहलाएगा। 7/29 क्या कहलाएगा, परिकल्पित वेतन। ठीक है, तो वह परिकल्पित वेतन है 7/29 में, 7/29 में। और किसके, वित्त विभाग की अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर दिया जाएगा, वित्त विभाग की अनुशंसा पर, वित्त विभाग की अनुशंसा पर दिया जाएगा। तो 7/23 का बड़ा भाई है 7/29। 7/23 का बड़ा भाई कौन है, 7/29 है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है मेरे नौजवान साथियों। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान सेवा नियम का नियम नंबर 9 निम्न में से किससे संबंधित है। हाँ, राजस्थान सेवा नियम का नियम नंबर 9 निम्न में से किससे संबंधित है। नाम में परिवर्तन से, नाम में परिवर्तन, नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जन्म तिथि और पदाधिकार। बताइए। हाँ, हाँ, तो देखो, नाम में परिवर्तन नियम नंबर 8 का ए, नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो आप सभी सही दे रहे हैं। जन्म तिथि ऑब्लिक आयु अगर मैं यहां लिख दूं तो 8B। पदाधिकार की बात करूं, नियम 15, एक स्थायी पद पर इसका, एक स्थायी पद पर एक स्थायी व्यक्ति का ही पदाधिकार होगा, नियम नंबर 15। इससे पहले नियम नंबर 14 आता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पद एक व्यक्ति, एक पद एक व्यक्ति। क्या दोस्तों, एक पद एक व्यक्ति की बात यहां पर की गई है, एक पद एक व्यक्ति। तो याद रखिए, नाम में परिवर्तन 8A की बात कर रहा है। नियम नंबर 9 हमें कहता है नियुक्ति के समय स्वास्थ्य या चिकित्सा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नियम नंबर 9, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, जन्म तिथि और पदाधिकार। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए गए राज्य के कर्मचारी कौन कौन हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिनके लिए आवश्यक नहीं है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से छूट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से छूट किस किस को दी गई है। उच्च सेवा का एक राज्य कर्मचारी जो 3 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त किया गया हो, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए हैं और उनका मेडिकल परीक्षण हो गया हो, राजस्थान पुलिस ले लें, जो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद नियुक्त किया गया हो, उपरोक्त सभी। नियम नंबर बताइए, नियम नंबर 12 और सबको कर दो बरी 12। तो नियम नंबर 12 हमें यह कहता है, देखो अब नियम नंबर 9 क्या कहता है कि आपको चयनित होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र चाहिए। 10 कहता है भैया उसका प्रारूप क्या होना चाहिए। 11 हमें कहता है हस्ताक्षर या प्रति हस्ताक्षर, हस्ताक्षर या प्रति हस्ताक्षर की बात करेगा। नियम नंबर 12 हमें कहता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से मुक्त किए गए राज्य कर्मचारी कौन कौन हैं। क्लियर है। कोई उच्च सेवा का राज्य कर्मचारी हो जो 3 माह से कम के लिए प्रतिनियुक्ति पर हमारे पास आया हो, अस्थायी रूप से, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित हो,
उनका मेडिकल परीक्षण हो गया हो, जो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद नियुक्त किया गया हो, जो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद क्या किया गया हो, नियुक्त किया गया हो। ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए बढ़ते हैं आगे। पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत क्या हैं? पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत क्या हैं? समझिए। मौलिक सिद्धांत, पहला सिद्धांत, एक समय में एक स्थायी रूप से रिक्त पद पर 2 या 2 से अधिक कर्मचारी की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं की जा सकती। पहला कथन, एक कर्मचारी किसी एक ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो। डन। तीसरा, एक कर्मचारी एक ही समय में 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर एक साथ स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। नियम नंबर 15, पदाधिकार एक स्थायी पद पर एक ही व्यक्ति होगा। सिंपल सी बात कही है कि एक स्थायी पद पर एक ही व्यक्ति का पदाधिकार होगा। एक ही व्यक्ति का क्या होगा? पदाधिकार होगा। एक ही व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति का क्या होगा दोस्तों? पदाधिकार होगा। समझिए, वापस पढ़िए। सही कह रहे हैं? पहला कथन देखते हैं सही है या नहीं है। कि साहब एक समय में वन टाइम एक स्थायी रूप से रिक्त पद पर 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं की जा सकती, अस्थायी रूप से की जा सकती है। तो ये सही है। डन। एक कर्मचारी किसी एक ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो। ऑप्शन नंबर बी भी हमें यह जानकारी देता है कि साहब ये बात भी सही है। तीसरा, एक कर्मचारी एक टाइम पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर एक साथ स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो भैया ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी हमें सही जानकारी दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी हमें सही जानकारी दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहां पर बिल्कुल सही, शानदार और सटीक जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। राजस्थान सेवा नियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए गए हैं? राजस्थान सेवा नियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं? अनुच्छेद 305, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 312। बताओ, देखें जल्दी से बताओ किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत बनाए गए हैं? राजस्थान सेवा नियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए गए हैं? जल्दी जल्दी लाइक शेयर करें फटाफट सेशन को, और फटाफट पीडीएफ के लिए संजय सर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। हाँ दोस्तों, क्लास डेली सुबह 11 बजे, जल्दी ही आपकी अकाउंट्स की थ्योरी क्लासेस भी मैं लेकर आ रहा हूं। तो घबराएं ना, चिंता से दूर रहें, मुक्त रहें और बस केवल पढ़ते रहें। तो ऑप्शन नंबर 309 जो है वो हमें क्या जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर 309 यानी कि अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भारतीय संविधान में राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत बनाए गए हैं। राजस्थान सेवा नियम किन कर्मियों को शासित करते हैं? राजस्थान के जो सेवा नियम है वह किन कर्मियों को शासित करते हैं? राज्य की सेवाओं में जो कर्मचारी हैं उन्हें शासित करते हैं। पद नियुक्त कर्मचारी जो किसी पद नियुक्ति कर्मचारी है उन्हें करते हैं। व दोनों को करते हैं, इनमें से किसी को भी नहीं करते हैं। हाँ जी बताइए, राजस्थान सेवा नियम किन कर्मियों को शासित करते हैं? राज्य की सेवा करने वालों को, पद नियुक्त कर्मचारियों को, व दोनों को, इनमें से किसी को भी नहीं, इनमें से कोई नहीं जवाब होगा। हाँ बताओ। तो इसका सही जवाब है राज्य सेवा नियम में इन प्रकार के कर्मचारियों को शासित किया जाता है। राज्य की सेवाओं एवं पद नियुक्त कर्मचारी जो होते हैं वो राजस्थान सेवा नियम आरएसआर के कर्मियों के रूप में क्या होते हैं? शासित होते हैं। ए व बी दोनों यहां पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी। राजस्थान सेवा नियम किस तिथि से अधिसूचित किए गए? राजस्थान सेवा नियम किस तिथि से अधिसूचित किए गए? अधिसूचना जारी की गई, अधिसूचित किए गए। राजस्थान सेवा नियम किस तिथि से अधिसूचित किए गए?
23 मार्च 1951, 23 मार्च 1952, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952। बताइए राजस्थान सेवा नियम किस तिथि से अधिसूचित किए गए हैं? राजस्थान सेवा नियम जो हैं वो किस तिथि से अधिसूचित किए गए हैं? तो 23 मार्च 1951, 23 मार्च 1952, 1 अप्रैल 1951 और 1 अप्रैल 1952। जल्दी से बताओ क्या जवाब करेंगे आप? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या जवाब है भाई यहां पर सही? तो यहां पर सही जवाब है 23 मार्च 1951 से 23 मार्च 1951, 23 मार्च 1951 से आरएसआर के नियम जो हैं वह अधिसूचित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान सेवा नियम किस तिथि से प्रभावित हुए? राजस्थान सेवा नियम किस तिथि से प्रभावित या लागू हुए? भैया अब तो तुम्हें इनको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाना है। नहीं तो मामला क्या हो जाना है? नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाना है। नहीं तो मामला क्या होना है? गड़बड़ हो जाना है। तो बताइए राजस्थान सेवा नियम किस तिथि से प्रभावित हुए? राजस्थान सेवा नियम 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952, 23 मार्च 1951 और 1 मई 1951। राजस्थान सेवा नियम किस तिथि से प्रभावित हुए? जल्दी से लाइक शेयर करें और जल्दी से बताएं फटाफट तरीके से कि राजस्थान के जो सेवा नियम है वह किस तिथि से प्रभावित हुए हैं। स्टार्टिंग में बताया था अनुच्छेद 309, 23 मार्च 1951 और इस प्रश्न का जवाब है 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 से क्या हुए? प्रभावित हुए। राजस्थान सेवा नियम के नियम नंबर 2 के तहत आरएसआर नियम किस पर लागू नहीं होते हैं? आरएसआर नियम आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों पर, आकस्मिकता मद से भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर, केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है वह राज्य सरकार में 3 माह से कम के लिए प्रतिनियुक्ति पर आया है या अस्थायी रूप से आया है। 4 ऑप्शन बताइए। राजस्थान सेवा नियम के नियम नंबर 2 के तहत आरएसआर नियम किस पर लागू नहीं होते हैं? आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों पर, आकस्मिकता मद से भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर, उपरोक्त सभी। बताओ क्या जवाब होगा? जल्दी से बताओ फटाफट, लाइक शेयर करो दोस्तों। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ। चलिए क्लियर है। तो यहां पर है उपरोक्त सभी। नियम नंबर 2 में सभी के पर लागू होगा। आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य हों, आकस्मिक मद से भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति हों, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है जो 3 माह से कम समय के लिए राजस्थान सरकार में अस्थायी रूप से नियुक्ति पर आया है, तो उसे यहां पर किया गया है। किसकी सहमति के बिना आरएसआर में निहित शक्ति व अधिकार को किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? राज्य सरकार, गृह विभाग, वित्त विभाग या राज्यपाल? किसकी सहमति के बिना आरएसआर में निहित शक्ति व अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? बताओ किसके बिना? राज्य सरकार, गृह विभाग, वित्त विभाग, राज्यपाल? हाँ वेरी गुड। हाँ निहित शक्ति व अधिकार किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो राज्य सरकार के बिना। और ये याद रखिएगा जो ये नियम होते हैं, ये जो नियम है वो राज्यपाल के
कार्यकारी आदेश होते हैं। राज्यपाल के कार्यकारी आदेश के रूप में यहां पर काम किया जाता है। आरएसआर नियमों की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? आरएसआर नियमों की व्याख्या का अधिकार नियम नंबर 6। आरएसआर नियमों की व्याख्या, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कुछ हिंट दी है, अगर आपने उस हिंट को भली भांति समझ लिया है या उस हिंट को आपने भली भांति पकड़ लिया है, ठीक है, तो फिर बताइए आरएसआर नियमों की व्याख्या का अधिकार किसके पास निहित है? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश? देख लो मुख्य न्यायाधीश का पद भी। हाँ, आरएसआर नियमों की व्याख्या का अधिकार किसके पास निहित है? बताइए आरएसआर नियमों की व्याख्या का अधिकार किसके पास निहित है? जी हाँ, जल्दी से लाइक शेयर करें और फटाफट बताएं। तो आरएसआर नियमों की जो व्याख्या का अधिकार है वह राज्यपाल के पास निहित है। नियम नंबर 6 किसके पास निहित है? वह राज्यपाल के पास निहित है। चलिए, आरएसआर के किस नियम के तहत सरकार किसी अधिकारी या पदाधिकारी को अतिरिक्त या विशेष शक्तियां प्रदान कर सकती है? आरएसआर के किस नियम के तहत सरकार किसी अधिकारी या पदाधिकारी को अतिरिक्त या विशेष शक्तियां प्रदान कर सकती है? हाँ बताइए। हाँ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब बताइए फटाफट तरीके से। हाँ, किसी अधिकारी या पदाधिकारी को अतिरिक्त या विशेष शक्तियां प्रदान कर सकती है। नियम नंबर 3, 4, 5 या 6? नियम नंबर 3, 4, 5 या 6 कौन सा नियम होगा बताइए। हाँ, फटाफट से लाइक शेयर करो मेरे नौजवान साथियों। नियम नंबर 3, 4, 5 या 6? ठीक है, तो नियम नंबर 3, क्योंकि विशेष शक्तियों का जो अंतिम पावर जिसके पास है, ठीक है, तो नियम नंबर के तहत वित्त विभाग में निहित है। वित्त विभाग ऐसा कर सकता है। वित्त विभाग क्या कर सकता है? वित्त विभाग ऐसा कर सकता है। ठीक है, नियम नंबर 4, नियमों में शिथिलता। नियमों में शिथिलता बरतना। नियमों में शिथिलता, ये राज्य सरकार के रूप में, ब्रैकेट में आप राज्यपाल लिख सकते हैं। क्या? राज्यपाल। राज्य सरकार में नियमों में शिथिलता बरतना। नियम नंबर 6 कहता है नियमों की व्याख्या। नियमों की व्याख्या कौन? राज्यपाल। अभी पहले मैंने पूछ लिया है, नियमों की व्याख्या की बात करें तो राज्यपाल होगा। ठीक है, हाँ। ठीक है, नियम नंबर 5, लोकहित में पारित आदेशों का रिव्यू यहां पर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रूपांतरित अवकाश किस स्थिति से प्रभावी हैं? रूपांतरित अवकाश जो है वह किस स्थिति से प्रभावित हैं? रूपांतरित अवकाश किस स्थिति से प्रभावित हैं? जल्दी से बताओ, रूपांतरित अवकाश किस स्थिति से प्रभावित हैं? जल्दी से बताओ, रूपांतरित अवकाश। हाँ, 1 अप्रैल 1981, 1 अप्रैल 1982, 1 अप्रैल 1983 और 2002। तो रूपांतरित अवकाश प्रभावी है 1 अप्रैल 1983 से। 1 अप्रैल 1983 से रूपांतरित अवकाश जो हैं उन्हें
प्रभावी किया गया है। नियम नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसे भत्ते जो कर्मचारी को राज्य कार्य करने के बाद राज्य कार्य करने पर दिए जाते हैं। ऐसे भत्ते जो कर्मचारी को राज्य कार्य, यानी कि मान लीजिए आपने अपने पैसे से, यानी कर्मचारी ने अपने डिपार्टमेंट में कुछ अपने पैसे से मंगा लिया, कोई काम कर दिया, उसका बिल सरकार को दिया, सरकार ने यह पैसा वापस कर्मचारी को दिया, तो बताओ ऐसा काम, ऐसे भत्ते जो कर्मचारी को राज्य कार्य करने पर दिए जाते हैं, सती पूरक भत्ते, आवंटित भत्ते, स्थायी भत्ते या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे कौन से भत्ते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा काम, राज्य सरकार का या राज्य का कार्य करने पर कर्मचारी द्वारा दिए जाते हैं? तो सती पूरक भत्ते होते हैं। कौन से भत्ते होते हैं? सती पूरक भत्ते होते हैं। समझ लो, मान लो आप एग्जाम्पल लो गवर्नमेंट स्कूल में जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है वो बच्चों के लिए जो दूध योजना चल रही है उसके तो दूध लाता है डेयरी से, तो पहले स्कूल से वो उसके कोष से पैसा देता है, फिर वो बिल बना कर देता है, फिर सरकार उस स्कूल के अकाउंट में उसका पैसा डालती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? सती पूरक भत्ते। ठीक है, आपको घर वाले कहते हैं कि बेटा बाहर जा रहा है, फ़ोन कर दिया 1 किलो सब्जी ले आना, पहले आपने पैसा खर्च कर दिया, घर जाकर आपको पैसा मिला, तो क्या हुआ? सती पूरक भत्ता हुआ। नियम नंबर 723 का संबंध किससे है? नियम नंबर 723, स्थानापन, वेतन, पेंशन या स्थायी पद। 723 परिभाषा से प्रश्न पूछा गया है। नियम नंबर 723 मैंने आपको बताया था, 723 का बड़ा भाई कौन है? 729। 723 का बड़ा भाई कौन है? तो यानी 723 तो किससे संबंधित है? स्थानापन से। स्थानापन का मतलब आप एक स्थायी पद पर नियुक्त हैं, साथ ही आपको दूसरे स्थायी पद का भी कार्यभार सौंप दिया गया है, तो वह स्थानापन कहलाएगा। पो 12 25 और पो 12 24, तो पो 12 24 में तो क्या होगा? 7 24 हो गया, और बाद में पेंशन भी मिल गई, 7 25 हो गया। स्थायी पद की बात करें तो 7 26 हो गया। एक स्थायी पद पर एक व्यक्ति की ही नियुक्ति की जा सकती है। इसके बाद मैंने बताया 729 इसका बड़ा भाई। 729 का मतलब है परिकल्पित वेतन। कौन सा वेतन? परिकल्पित वेतन, यानी कि आपको एक सीट के साथ दूसरी सीट का भी कार्यभार दिया है तो आपको कुछ अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा, उसे ही परिकल्पित वेतन कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? परिकल्पित वेतन। नियम नंबर 728 का संबंध किससे है? उपार्जित अवकाश, व्यक्तिगत वेतन, परिवीक्षाधीन या पद का परिकल्पित वेतन। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? हाँ फटाफट बताओ भाई, इसका जवाब क्या होगा? अब पद का परिकल्पित वेतन के बारे में जब मैंने आपको बात बता दी है तो उसके बाद तो दिक्कत होने का सवाल पैदा होना ही नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ, तो परिवीक्षाधीन है, परिवीक्षाधीन होगा। वेरी गुड। 728 का संबंध किससे है? तो किससे हैं? उपार्जित अवकाश से हैं। पद का परिकल्पित वेतन 729 कहता है। 729 पद का परिकल्पित वेतन। 730 है जो परिवीक्षाधीन की बात करता है। 730 है जो किसकी बात करता है? 730 है जो परिवीक्षाधीन की बात करता है। ठीक है, और यहां पर है व्यक्तिगत वेतन, तो व्यक्तिगत वेतन है 727 में। व्यक्तिगत वेतन का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल पैसा दिया जाएगा। मान लो किसी असामयिक कार्य से उसके फंड से कटौती हो गई है, किसी व्यक्ति के अकाउंट से कटौती हो गई तो सरकार उसका पुनर्भरण कर देगी, व्यक्तिगत वेतन। नियम नंबर 733 का संबंध किससे है? नियम नंबर 733 निर्वाह करवाया जाएगा। 733 का संबंध किससे है? हाँ, निर्वाह अनुदान, निर्वाह अनुदान इसकी भी बात करेंगे। 733 निर्वाह अनुदान का मतलब है आपको निलंबन पर चल रहे हैं, आप किस पर चल रहे हैं? निलंबन पर चल रहे हैं, तो आपको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए सरकार आधा वेतन देगी, क्योंकि अभी जांच चल रही है, आपको दोषी ठहराया नहीं गया है। निर्वाह वेतन, मूल वेतन 734, स्थायी वेतन 735 और साउदी पद 736। ठीक है, चलिए। चिकित्सा या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप का संबंध किस नियम से है? चिकित्सा या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का संबंध किस नियम से है बताओ? हाँ दोस्तों, फटाफट सेशन को लाइक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। डेली सुबह क्लास होती है 11 बजे। हाँ दोस्तों, चिकित्सा या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप का संबंध किससे है? तो नियम नंबर 8,
9, 10 या 11, तो देखिए यहाँ पर नियम नंबर 8 बात करें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, नियम नंबर चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप पूछ रहा है। नियम नंबर 9 चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति पर आपके पास होना चाहिए। प्रारूप की बात कर रहा है तो प्रारूप हो जाएगा नियम नंबर 10 में। नियम नंबर 11 हस्ताक्षर व प्रति हस्ताक्षर, कौन उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, कौन उस पर प्रति हस्ताक्षर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नियम नंबर 12 चिकित्सा प्रमाण पत्र से छूट की बात यहां पर कर रहा है। तो दोस्तों ये आपका सेशन आज के लिए इतना ही। पीडीएफ के लिए आप अभी जो चैनल ज्वाइन करें संजय सर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल अकाउंट्स की सभी क्लासों की पीडीएफ आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनों के साथ रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। और जल्दी ही आपके लिए अकाउंट्स और बीओ की क्लासेस थ्योरी भी प्रारंभ हो रही है और जल्दी ही आपके लिए टेस्ट सीरीज भी मैं लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।